नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंजीनियर वाईफाई। तो आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डीआरडीओ जो सेप्टेम्बर 11 के जो न्यू रिक्रूटमेंट जो आई है, जो जिसमें सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी और टेक्नीशियन ए दोनों को मिलाकर टोटल 764 वैकेंसी अनाउंस की गई है। तो ये जो नोटिफिकेशन है जो डीआरडीओ के ऑफिशियल लैब में सारे लैब में सर्कुलेट हो चुका है। तो जल्द ही ये जो जो वैकेंसी है जो जिसकी नोटिफिकेशन ये वेबसाइट पर पब्लिश होने वाली है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो ऑफिशियल नोटिस जो जो पब्लिश हुई है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ जो इसकी कब एप्लीकेशन डेट हमारा कब इस वेबसाइट पर आएगा और साथ ही साथ कब इसका एप्लीकेशन फॉर्म है जो फिल होना स्टार्ट होगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि हाउ टू अप्लाई, कैसे इसको फिल करें। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या इसको फॉर्म को फिल करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनओसी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कोई अगर अदर ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं तो उनके लिए एनओसी की ज़रूरत पड़ती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और कोई हायर डिग्री किए हैं अगर या कोई परसुइंग है, बीटेक है या कोई डिप्लोमा परसुइंग है तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे हम उसको ऐड करेंगे, कैसे दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे। फिर जॉब लोकेशन प्रेफरेंस की बात करेंगे। क्या होता है कि फॉर्म फिल करते समय वहाँ पर जॉब लोकेशन प्रेफरेंस मांगा जाता है, तो बहुत सारे लोग उसको भर्ती फिल करने में काफ़ी गलती करते हैं, हमसे भी हुई थी। तो उस गलती को आप कैसे सुधारें उसके बारे में हम बताएंगे। उसके बाद एसटीबी के लिए फुल सिलेबस के बारे में बात करेंगे। मैथ कितना नंबर का पूछा जाता है, रीजनिंग कितना नंबर की पूछी जाती है, साथ ही साथ साइंस, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के सारे हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ टेक्नीशियन ए के लिए मैथ कितना पूछा जाता है, रीजनिंग कितनी पूछी जाती है, जनरल अवेयरनेस कितना पूछा जाता है, इंग्लिश कितने नंबर की पूछी जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे सैलरी स्ट्रक्चर एंड जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो सबसे पहले चलिए हम ये स्टार्ट करते हैं कि जो ऑफिशियल जो नोटिस जो पब्लिश हुई है सारे लैब में उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा जो सेप्टम सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट मतलब सेप्टम के थ्रू ये हमारा जो नोटिस है जो पब्लिश हुआ है, जो 2 दिसंबर को ही पब्लिश हुआ था और ये डीआरडीओ के सारे लैब में ये पब्लिश हो चुका है पहले। तो इसमें देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ देखते हैं कि एट द आउटसेट आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई हार्टफेल्ट थैंक फॉर योर एक्टिव सपोर्ट एंड कोऑपरेशन ऑल द एरियावर्स एंड सेप्टम। The Septem has initiated new recruitment cycle September 11 to cater to vacancies released by DHRD against the post STB and technician A। तो जो वैकेंसी रिलीज हुई है STB और टेक्नीशियन ए के लिए हुई है। तो द एडवर्टाइजमेंट फॉर द सेम विल बी पब्लिश ऑन DRDO वेबसाइट मोस्ट लाइकली ऑन 6 दिसंबर। यहाँ पर देखिए नोटिस में जो लिखा हुआ है कि जो DRDO की वेबसाइट पर कब पब्लिश होगा, तो ये 6 दिसंबर को DRDO के वेबसाइट पर ये पब्लिश हो जाएगा। ठीक है। इट ऑल्सो प्लान टू पब्लिश विंडो एडवर्टाइजमेंट इन नेशनल एंड रीजनल न्यूज़पेपर बिफोर द 6 दिसंबर 2025 एंड एम्प्लॉयमेंट न्यूज ऑन द एबव डेट एंड प्रमोशनल वीडियो विल बी जो प्रमोशनल वीडियो विल बी पोस्टेड फ्रॉम द DRDO ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंटेड फॉर द वाइडर रीच। मतलब हुआ कि इस जो नोटिस को अधिक से अधिक एक तरह से लोगों तक रीच हो सके, इसके लिए जो वीडियो है वो भी वो पब्लिश किया जाएगा। साथ ही साथ देखते हैं नेक्स्ट इसमें कि इट इज रिक्वेस्टेड टू काइंडली सर्कुलेट दिस विंडो एडवर्टाइजमेंट लोकली टू ऑल द डिप्लोमा एंड अंडर ग्रेजुएट कॉलेज एंड ITI फॉर द वाइड सर्कुलेशन। ठीक है। तो इसको और भी रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि इस जो एडवर्टाइजमेंट को लोकली जो डिप्लोमा या अंडर ग्रेजुएट कॉलेज है, ITI है, वहाँ पर पब्लिश किया जाए ताकि अट्रैक्ट द टैलेंटेड इंडिविजुअल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। पूरे कंट्री से जितने भी टैलेंटेड लोग हैं उनको अट्रैक्ट किया जाए इस नोटिफिकेशन की ओर। एडवर्टाइजमेंट कैन ऑल्सो बी ट्रांसलेटेड टू रीजनल लैंग्वेज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द लैब नोटिस एंड अबाउट न्यूज द बुलेटिन्स। तो ये हमारा नोटिस था, ये जो सेक्रेटरी ऑफ द चेयरमैन DRDO का ऑल डिजी कलस्टर में हमारा ये पब्लिश हुआ है। तो कहने का मतलब यहाँ हुआ कि ऑफिशियली ये जो हमारा जो वैकेंसी है जो सारे लैब में रिलीज हो चुका है, ये फुल्ली जो रियल वैकेंसी है। तो आप प्रिपेयर हो जाइए कि वैकेंसी जस्ट आने वाली है, आ ही चुकी है, क्योंकि सारे लैब में ये चीज़ें पब्लिश हो चुकी है। जल्द ही 6 दिसंबर की वेबसाइट पर आ जाएगी और 9 दिसंबर से फॉर्म फिल आप कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि जो वैकेंसी आई है
तो इसके बारे में देख लेते हैं। जो पहले भी हम वीडियो में एक बताया था, इसमें और हम काफ़ी एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं बताने वाले हैं। तो टोटल 764 वैकेंसी है। इसमें देखते हैं कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी मतलब STB के लिए टोटल जो वैकेंसी है जो 561 है, जिसकी जो एज लिमिट है 18 से 28 वर्ष है। और साथ ही अगर मान लिया कि किसी को कैटेगरी है तो उसका एज रिलैक्सेशन उसके अकॉर्डिंग मिल जाता है। इसमें देखते हैं पे लेवल 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग पे लेवल 6 है, जिसकी बेसिक 32,400 से 1,12,400 तक जाती है। लेकिन अभी 8 पे कमीशन नेक्स्ट ईयर आने वाला है, तो उसमें बेसिक 2 टाइम्स होने वाला है। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि टेक्नीशियन ये हो गई। तो टेक्नीशियन ये हो गई, उसका जो टोटल वैकेंसी 203 है। इसमें जो एज लिमिट सेम है 18 से 28 रखा गया है। और सेम एज रिलैक्सेशन कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसमें भी मिल जाती है। इसमें जो पे लेवल 2 का जॉब है, इसकी जो वैकेंसी 19,900 वैकेंसी नहीं सॉरी, इसकी जो बेसिक जो होती है 19,900 से लेकर 63,200 तक जाती है। ये हमारा 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग। लेकिन अभी 8 पे कमीशन आएगा तो सारे जो चीज़ें बेसिक है जो हमारा चेंज होने वाला है। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नोटिस में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि जो यहाँ पर द एडवर्टाइजमेंट द प्योरली इंडिकेटिव इन नेचर एंड द मोर इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग द क्रूशियल डेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिनिमम रिक्वायर एसेंशियल क्वालिफिकेशन सिलेक्शन प्रोसेस, सारे जो रजिस्ट्रेशन लिंक सभी हमारा क्या होगा, इंस्ट्रक्शन प्लीज रीड द डिटेल एडवर्टाइजमेंट विच विल बी अवेलेबल इन DRDO ऑफिशियल वेबसाइट। इसका नाम क्या है, www.drdo.gov.in पर पब्लिश होगा। ये 6 को पब्लिश कर दिया जाएगा, 6 दिसंबर को पब्लिश हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो जानने वाली चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है कि अवेलेबल इन DRDO ऑफिशियल वेबसाइट www, यहाँ पर देख सकते हैं वेबसाइट पर। आइए, हमारा जो यहाँ पर 9 दिसंबर से क्या हो जाएगा, एक्टिव एक्टेंडली ऑन द 9 दिसंबर 2025 से हमारा क्या हो जाएगा, अप्लाई आप कर सकते हैं। क्योंकि 6 दिसंबर को यह वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। जब अपलोड हो जाएगा तो 9 दिसंबर से इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो एप्लीकेशन डेट तो हमने देख लिया। एप्लीकेशन डेट तो 9 दिसंबर से फिल होने वाली है। तो अब हम देखेंगे कैसे इसको अप्लाई करेंगे, क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो चलिए हम इसका जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें हम देखते हैं जो पिछले साल का है। तो इसकी जो अप्लाई करने की जो प्रोसीजर है और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो क्या होती है, सेम ही होती है। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं कि जो अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है इस वैकेंसी की, वो ऑनलाइन होती है। हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई जो क्या होती है ऑनलाइन होती है। और ये अप्लाई कर सकते हैं DRDO की वेबसाइट पर, या कोई भी अभी सरकारी रिजल्ट फ्री जॉब अलर्ट किसी पर भी ये सारे पर अवेलेबल हो जाते हैं। तो ऑनलाइन जाकर इसे अप्लाई करनी है। अप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करते हैं तो 100 रुपीज़ अप्लीकेशन फ़ी लगने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें कि नेशनलिटी हो गया, तो कैंडिडेट मस्ट भी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। उसके बाद इसेंशियल क्वालिफिकेशन, अगर STB के लिए फिल कर रहे हैं तो STB के लिए डिप्लोमा होना चाहिए, या हमारा क्या होना चाहिए, BSc होना चाहिए। अब BSc जो वैकेंसी निकलेगी पूरा उसमें रिक्वायरमेंट में क्लियर साफ रहेगा कि इतने वैकेंसी के लिए BSc वाले को अगर बायोलॉजी से किया, बॉटनी से किया है, कोई मैथ्स से किया, फिजिक्स से किया है, तो कौन कौन से BSc वाले कितने पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। STB में हमारा, उसके बाद इसमें जो डिप्लोमा अगर मैकेनिकल से किया है, इलेक्ट्रिकल से किया है, सिविल से किया है, तो ये सारे ब्रांच के लिए वैकेंसी आती है। तो यहाँ पर हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। उसके साथ अगर टेक्नीशियन की बात करते हैं तो टेक्नीशियन वालों के लिए अगर कोई ITI किया है, वो फिटर से है, टर्नर से है, वेल्डिंग से है, तो कुछ भी से ITI है तो उनके लिए ये एजुकेशन क्राइटेरिया है। अब सबसे इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ हम देखते हैं कि मेडिकल फिटनेस, तो यहाँ पर उतना होता नहीं है मेडिकल फिटनेस। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट जो हमारा जो टर्म होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्या होता है, तो अगर आप DRDO की वैकेंसी फिल करने वाले हैं, सेप्टेम्बर 11 की वैकेंसी फिल करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको, अगर आप कहीं वर्क कर रहे हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे यहाँ पर साफ साफ देखते हैं कि लिखा हुआ है कि अगर आप यहाँ पर कैंडिडेट सर्विंग इन गवर्नमेंट, PSU, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन या एनी डिपार्टमेंट थ्रू द प्रॉपर चैनल से हमको क्या चाहिए, इसको NOC चाहिए। ठीक है। तो कहने का मतलब मैं ओवरव्यू बता देता हूँ कि अगर आप कहीं वर्क कर रहे हैं, अभी फ़िलहाल वर्क कर रहे हैं, तो अगर आप सेप्टेम्बर 11 की वैकेंसी को फिल करना चाहते हैं तो वहाँ से आपको थ्रू प्रॉपर चैनल में आपको NOC चाहिए। और वो जो NOC की जो इशू का जो डेट होनी चाहिए, वो इसके जो फॉर्म के जो स्टार्टिंग डेट है उससे पहले से होना चाहिए। तो यहाँ हम देखें कि NOC के बारे में यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट इंश्योर दैट फुलफिल द ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिफोर द अप्लाइंग पोस्ट।
आप पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं, मतलब जहाँ से डेट शुरू हुई हो रही है उससे पहले आपकी जो सारे जो जो चीज़ें हैं इशू होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको थ्रू प्रॉपर यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा प्रोविजन हो गया, तो कैंडिडेट थ्रू द प्रॉपर चैनल कैंडिडेट शुड बी इशू द एनओसी होना चाहिए। मतलब अगर अगर मान लिया कि वहाँ कहीं आप वर्क कर रहे हैं तो जो ऑर्गेनाइजेशन में जो तो वहाँ से जितने भी आपकी जो हायर अथॉरिटी होते हैं उनसे परमिशन लेकर एक प्रॉपर वे में एनओसी आपको इशू कराना होगा। अब यहाँ देखने वाले हैं हम हायर डिग्री ऑफ परसुइंग बीटेक या डिप्लोमा। तो हायर डिग्री परसुइंग बीटेक या डिप्लोमा, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसे सेप्टेम 11 है या सेप्टेम 10, जो सेप्टेम है जो हायर डिग्री को परमिट नहीं करता है। हायर डिग्री मतलब हो गया अगर कोई बीटेक किया है, अति एमटेक किया है, अगर कोई एमएससी किया है या कोई पीएचडी किया है, तो ये सारे जो क्वालिफ़िकेशन हैं ये वैलिड नहीं है सेप्टेम के लिए। साथ ही साथ अगर कोई बीटेक किया है और वो एसटीबी के लिए फॉर्म को फिल करना चाह रहा है तो बीटेक भी अलाउड नहीं है। ओनली हमारा एसटीबी के लिए जो अलाउड है, एसटीबी के लिए ये डिप्लोमा अलाउड है और डिप्लोमा प्लस बीएससी अगर कोई किया है तो ये अलाउड है। हायर डिग्री बीटेक भी अलाउड नहीं है, डिप्लोमा एमटेक भी अलाउड नहीं है, एमएससी और पीएचडी अलाउड नहीं है। लेकिन अगर यहाँ समझने वाली बात है कि अगर कोई, यहाँ पर समझाते हैं अच्छी तरह से, मेरी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है जो हमने देखा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर मान लिया कि कोई परसुइंग बीटेक है, अगर वो एसटीबी के लिए फॉर्म को फिल कर रहा है और वो अभी परसुइंग बीटेक कर रहा है, तो उसको फॉर्म को फिल करते समय वहाँ पर लिखना होगा कि अभी हम बीटेक परसुइंग है। या अगर कोई टेक्नीशियन के लिए फॉर्म फिल कर रहा है और वो डिप्लोमा अगर परसुइंग है वो कर रहा है, तो उसको भी वहाँ पर फॉर्म में दिखाना होगा कि हम परसुइंग है। अब हम यहाँ देखते हैं कि अगर टेक्नीशियन कोई है, टेक्नीशियन के लिए, टेक्नीशियन ए के लिए फॉर्म भर रहा है और उसके पास ऑलरेडी डिप्लोमा डिग्री है, तो उसे डिप्लोमा डिग्री फॉर्म में दिखा सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि एडमिन में जो डिप्लोमा पहले से किए हुए हैं, अभी जो टेक्नीशियन हैं तो उन लोगों को जो डिप्लोमा डिग्री है जो ऐड हो गया है। लेकिन बीटेक डिग्री अगर मान लें कि आपके पास है, डिप्लोमा डिग्री भी है, आप एसटीबी के लिए भरना चाहते हैं, तो ऐसे तो आप अलाउड नहीं हैं। लेकिन अगर आप भरना ही चाहते हैं तो आपको बीटेक डिग्री हाइड करना होगा। तो तो यहाँ किसी को हमने ये नहीं देखा है कि अगर कोई बीटेक डिग्री किया हुआ, क्योंकि यहाँ किसी ने बता ही नहीं सकता है, तो बीटेक डिग्री आपको ऐड नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन अगर परसुइंग है, लास्ट ईयर में है, तो आप मतलब कि दिखा सकते हैं और अब 6 या 7 महीना के लिए आपको एक्सटेंशन भी मिल सकता है। तो बीटेक को करने के लिए, कहने का मेरा मतलब हुआ कि कुछ लोग क्या रहते हैं कि लास्ट सेमेस्टर में रहते हैं, तो लास्ट सेमेस्टर में रहते हैं और वो ये फार्म को फिल कर रहे हैं, तो वहाँ पर स्विंग लिखते हैं। तो ज्वाइनिंग कराते कराते मान लें कि एक सेमेस्टर एग्ज़ाम बचा है लास्ट सेमेस्टर, तो उनको वहाँ उतना एक्सटेंशन दिया जाता है, मैक्सिमम 6 मंथ के लिए एक्सटेंशन दिया जाता है ताकि वो अपने डिग्री को पूरा कर सकें। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि नेक्स्ट जो पॉइंट है जॉब लोकेशन प्रीफरेंस है। या नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है जॉब लोकेशन प्रीफरेंस, ठीक है। तो जॉब लोकेशन जो प्रीफरेंस होती है जो काफ़ी मायने रखती है, क्योंकि आपको जो जॉब होती है वो जॉब होने के बाद आपको ये जॉब लोकेशन प्रेफरेंस काफ़ी मायने रखता है। तो हमने जब 2022 में वैकेंसी को फिल किया था तो उस समय भी जॉब लोकेशन प्रेफरेंस को पूछा गया था। तो वो काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि उस समय हमने जो प्रेफरेंस दिया था उतना अच्छा तरह से नहीं दिया था, इसीलिए हमारा जो अभी जॉब लोकेशन है बंगलौर है। लेकिन हमारा जो नंबर अच्छा था, अगर मान लिया कि नॉर्थ में हम अच्छे से लैब को सेलेक्ट किए होते या वेस्ट में अगर नागपुर हो गया और नज़दीक हमें मिल सकता था, लेकिन हमें उस समय उतना ध्यान दिए नहीं थे। बस ये दिमाग में था कि बस जॉब होने से मतलब है। तो जब जॉब लग जाती है तब परेशानी होती है कि वो ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, शायद पहले हम प्रेफरेंस अच्छा से दिए होते तो हमारा अच्छा और नज़दीक मिल जाता है। तो चलिए, हमने जो गलती किया उसको आप गलती नहीं कीजिए, हम बताते हैं कि कैसे आप उसको सही कर सकते हैं और अच्छे से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे कि एग्ज़ाम सिटी के बारे में दिया गया है, तो चूँकि डीआरडीओ ऑनलाइन एग्ज़ाम लेती है तो पूरे ऑल ओवर इंडिया लेती है। लेकिन हम बात करते हैं कि जो डीआरडीओ की जो लैब है लगभग ऑल ओवर इंडिया भी है। तो देखेंगे कि अगर कोई नॉर्थ का अगर कोई लड़का है तो वो मान लेके भरना चाहता है कि नॉर्थ में कौन कौन से लैब हैं, तो हम देखें कि यहाँ पर आगरा में एक लैब है, ये आगरा में एक लैब है। उसके बाद नॉर्थ की बात करते हैं, ऐसे तो बंगलोर में लैब है लेकिन ये साउथ में हो गया जो अभी हम पोस्टेड हैं। भोपाल हो गया, भोपाल में नहीं है। उसके बाद चंडीगढ़ में लैब है, उसके बाद चेन्नई में लैब है, कोयम्बटूर में है, देहरादून में है,
दिल्ली में भी लैब है। उसके बाद यहाँ पर ग्वालियर में एक लैब है। उसके बाद हैदराबाद जो साउथ में मिडिल में हो गया, हैदराबाद आंध्र प्रदेश। उसके बाद जयपुर हो गई, नहीं है जोधपुर, हाँ जोधपुर पंजाब जो राजस्थान है वहाँ पर लैब है। कानपुर में लैब है, कोची में भी लैब है, कोलकाता में है लेकिन गुप्त लैब है ये, यहाँ पर डायरेक्टली वैकेंसी नहीं लिया जाता है। उसके बाद लेह लद्दाख में भी लैब है। उसके बाद मुंबई जो पुणे में आता है, पुणे में लैब है, नागपुर में हो गया। और ये हमारा जो पटना में नहीं है, पूना में हो गया, लैब हो गया पूना में। तो उसके बाद हमारा रांची में नहीं है। उसके बाद विशाखापट्टनम वगैरह इस विशाखापट्टनम में है। तो हम यहाँ देखें कि ये सारे जो हमने टिक किया लगभग यहाँ पर डीआरडीओ के लैब है। तो आप अगर नॉर्थ से हैं तो नॉर्थ वाले लैब को पहले सेलेक्ट कीजिए, जैसे आगरा हो गया। उसके बाद क्या हो गया, कानपुर हो गया, ग्वालियर हो गया, जोधपुर हो गया जो राजस्थान में है, साथ ही चंडीगढ़ हो गया। ये सारे चीज़ों को अगर आप साउथ से हैं तो साउथ में आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बेंगलुरु है, ताकि यहाँ पर बहुत सारे लैब है। अगर मान लें कि नॉर्थ में हो गया तो सेकंड जो देना चाहिए वेस्ट वाला देना चाहिए जो मिडिल में है। जैसे पूरा ये जोधपुर तक सेलेक्ट करने के बाद आपको नागपुर जो ज़्यादा नज़दीक है, नासिक हो गया, पुणे हो गया, ये ज़्यादा नज़दीक है। उसके बाद हैदराबाद हो गया, ये भी नज़दीक में आता है। उसके बाद लास्ट बंगलौर आप दे सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि एस फुल सिलेबस, मतलब मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीए और इंग्लिश। जीए मीन्स जनरल अवेयरनेस, टोटल ये सब सारी जो चीज़ें हैं कितने मार्क की पूछी जाती है। उसके बाद टेक्नीशियन के बारे में बात करेंगे कि मैथ, रीजनिंग, जीए और इंग्लिश कितने नंबर की पूछी जाती है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो हम ये सबसे पहले देखते हैं कि जो एस के लिए बात करते हैं सबसे पहले, तो एस के लिए 2 एग्ज़ाम लिया जाता है। तो जिसमें CBT जो 1 एग्ज़ाम लिया जाता है वह स्क्रीनिंग बेसिस होती है, मतलब सिर्फ छँटनी किया जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर छँटनी किया जाता है। इसमें जो पूछा जाता है मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, उसके बाद जनरल अवेयरनेस हो गया, यहाँ जनरल अवेयरनेस हो गया, इंग्लिश हो गया। टोटल 5 सेक्शन रहता है यहाँ पर। तो टोटल 5 सेक्शन में टोटल 120 क्वेश्चन रहते हैं जो 120 मार्क देते हैं। इसके लिए 90 मिनट ड्यूरेशन होता है। तो इसमें अगर कोई आ जाता है, उसका नाम आ जाता है, स्क्रीनिंग हो जाता है, तो उसके बाद CBT 2 एग्ज़ाम होता है जो मेरिट बेसिस होती है, इससे मेरिट बनती है। तो ये स्पेसिफिक जो ब्रांच से पूछा जाता है। अगर आप डिप्लोमा मैकेनिकल से किए तो मैकेनिकल 100 नंबर के पूछेगा, इलेक्ट्रिकल से किए तो इलेक्ट्रिकल से पूछेगा, या BSc अगर मैथ्स से किए तो मैथ्स से पूछेगा। तो जिस डिसिप्लिन से आप एस के लिए फॉर्म फिल किए हैं उससे आपको 100 मार्क को क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो मैक्सिमम 100 मार्क का रहेगा, और इसके लिए भी आपको 90 मिनट मिलेगी। उसी तरह यहाँ बात करते हैं टेक्नीशियन ए की। तो यहाँ पर एक ही CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है जो मेरिट बेसिस होता है, जो क्या होता है, मेरिट बेस होता है। इसमें क्या होता है, 4 सेक्शन होता है, टोटल 5 सेक्शन होती है। तो 4 सेक्शन में यहाँ पर मैथ हो जाएगी, रीजनिंग हो जाएगा, यहाँ साइंस नहीं पूछा जाता है, यहाँ जीए जनरल अवेयरनेस हो जाएगा, और उसके बाद इंग्लिश हो जाएगा। यहाँ पर टोटल ये 40 हो गया। उसके बाद जो ट्रेड टेस्ट, मतलब कि जो अगर ITI फिटर से किए हैं तो 80 नंबर के फिटर रहेगा, अगर आप टर्नर से किए तो टर्नर रहेगा। तो ये टोटल मिला के 120 क्वेश्चन होता है। इसके लिए क्या होता है, टोटल 90 मिनट ही दिया जाता है। हम नेक्स्ट यहाँ देखते हैं टेक्नीशियन ए के लिए कि अगर इसमें किसी का मेरिट में नाम आ जाता है तो सेकंड उसका होता है ट्रेड टेस्ट। तो ट्रेड टेस्ट में क्या होता है, ये क्वालिफाइंग नेचर होता है। कहने का मतलब हुआ कि बस इसमें आपको एक मिनिमम मार्क लाना है ताकि आप इसको पास कर सकें। तो ये क्या होता है कि आपको ट्रेड टेस्ट के लिए जितने भी DRDO लैब हो गया उसमें आपको उसके वर्कशॉप में या मशीन शॉप में या जो वेल्डिंग शॉप हो गया, आपको जैसा ब्रांच है उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर बुलाया जाता है ट्रेड टेस्ट के लिए। तो हम लोग भी यहाँ पर हमारा देखते हैं कि जो पिछला हुआ था टेक्नीशियन की भर्ती, तो हमारे भी लैब में बहुत सारे लोग आए थे, और भी कई लैब में जाते हैं लोग। तो कुछ ज़्यादा भारी रहती नहीं है, बस ओनली क्वालिफाइंग नेचर रहती है। तो मेनली जो इसमें होता है आपको, ये हमारा जो CBT जो होता है वही मेन होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि जो STB और टेक्नीशियन के लिए जो एग्जैक्ट जो सब्जेक्ट हो पूछा जाता है उसमें वो कितना कितना नंबर का आता है। तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले CBT 1 हो गया, जो टोटल 120 मार्क का होता है। उसमें जो मैथ कितना नंबर का पूछा जाता है, तो टोटल ये 25 नंबर के पूछा जाता है। यहाँ पर देखेंगे कि क्या ये मार्क्स का हो गया, तो टोटल ये जो 25 मार्क का पूछा जाता है। उसी तरह रीजनिंग जो होती है ये भी 25 मार्क का होता है। उसी तरह जो साइंस होती है ये भी 25 मार्क का रहता है। और जो जनरल अवेयरनेस जिसमें क्या रहती है, जो करंट अफेयर हो गया, उसके बाद जो हिस्ट्री हो गई, उसके बाद जो पॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सभी जो मिलाकर स्टैटिक प्लस जो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा करंट अफेयर हो गया प्लस हिस्ट्री हो गया प्लस यहाँ जियोग्राफी हो गया प्लस पॉलिटिकल साइंस हो गया। तो ये सभी मिलाकर जो 20 नंबर का रहता है, 25 नंबर का ये भी रहता है। तो टोटल 25 को 100 हो गया, बाकी जो 20 नंबर का इंग्लिश होता है। तो हमने
जो CVT 1 का जो हमने दिया था 2022 में, उसमें मेरा जो CVT 1 में था 99.03 परसेंटाइल स्कोर था। तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा कि आप मैथ के कैसे तैयारी करें और मैंने कहाँ से तैयारी किया था, रीजनिंग किधर पर है। रीजनिंग तो ईजी आती है, लेकिन साइंस हो गया, फिजिक्स में न्यूमेरिकल आते हैं, केमिस्ट्री में आते हैं अच्छे अच्छे जो पॉइंट्स जो होते हैं टेबल से आते हैं, पीरियोडिक टेबल से। उसके बाद ये GA में करंट अफेयर तो पकड़ाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप स्टैटिक में हिस्ट्री और अनुच्छेद देख सकते हैं, और कुछ ज्योग्राफी से स्टैटिक आते हैं। और इंग्लिश तो हमने हूबहू एक तरह से जो हमने नरेशन ऑफ वॉइस पढ़ के गया था वो हूबहू तक टकरा गया था। साथ ही साथ इसमें जो पैराग्राफ आए थे काफ़ी इजी आया था, तो उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इंग्लिश के लिए। आप ध्यान दीजिए मैथ को, रीजनिंग को और साइंस को, बाकी थोड़ा सा स्टैटिक, बाकी सबका हम बारी बारी से मैथ का, रीजनिंग का, साइंस का, इंग्लिश का हम वीडियो बनाएंगे। आप चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं कि टेक्नीशियन ए के लिए। तो टेक्नीशियन ए के लिए देखते हैं कि CVT जो एग्ज़ाम होती है ये मेरिट बेसिस होती है, जो हम बता चुके हैं 120 मार्क का होता है। तो इसमें जो मैथ पूछा जाता है 10 मार्क का रहता है, इसमें रीजनिंग भी 10 का रहता है और जनरल अवेयरनेस भी 10 का रहता है, इंग्लिश भी 10 का रहता है। तो टोटल जो होती है ये 40 नंबर का होता है। बाकी जो टेस्ट होती है जो 80 मार्क का होता है, जिससे आप ITI किए हैं तो टोटल मिला के 120 मार्क होता है। वही बात कहते हैं कि हमारा जो उसके बाद ये होने के बाद हमारा टेस्ट होता है, तो ये हमारा क्वालिफाइंग मार्क होता है, ओनली क्वालिफाई करना है। अब हम यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर और जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ का जॉब प्रोफाइल है जो काफ़ी है, जो यहाँ पर रिसर्च ओरिएंटेड है, डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें होती है। तो यहाँ पर जो वर्किंग आवर होती है जो 8 आवर्स होती है, और उसके बाद आपको मंडे टू फ्राइडे यहाँ पर 5 डे वर्किंग है। बाकी यहाँ जो सैटरडे और संडे क्या है छुट्टी होती है। सैलरी स्ट्रक्चर, तो सैलरी होती है जो टेक्नीशियन के लिए पे लेवल 2 से स्टार्ट होती है, और जो STB के लिए है जो पे लेवल 6 से स्टार्ट होती है। ये हमारा सैलरी स्लिप है जो यहाँ पर देख सकते हैं कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट B जो बेसिक है जो 35,400 है। उसके बाद जो DA जो मिलती है, उस समय DA कम था क्योंकि ये पुराना सैलरी स्लिप है। तो यहाँ पर और भी ट्रेवलिंग अलाउंस मिलती है, तो काफ़ी तरह की अलाउंस मिलती है। उसके बाद NPS पैसा करता है, तो यहाँ टोटल देख सकते हैं। उसके बाद कुछ डिडक्शन होता है, उसके बाद ये फाइनली ये होता है। ये हमारा देख सकते हैं कि उस समय का ज्वाइनिंग लेटर है, जो अपॉइंटेड लेटर यहाँ पर दिया गया था, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, डाक से दोनों तरह से दिया जाता है। ये हमारा जो CVT 2 था जिसमें हमारा 97.3 समथिंग आया था। उसके बाद ये हमारा जो CVT 1 था जिसमें 99.03 आया था। तो इस तरह आपको देखेंगे कि ये सारी चीज़ों आपको मोटिवेशन देगा कि हमने कैसे इसको क्रैक किया, और आप भी कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं होती है, बस आप जो CVT 1 है उसको फोकस कीजिए उस पर क्योंकि ननटेक ही इसमें जो हमारा होता है जो मेन होता है। अगर आप ननटेक को क्रैक कर दी हैं तो जो टेक्निकल होती है जो काफ़ी ही मॉडरेट लेवल की होती है, मॉडरेट टू थोड़ा सा हार्ड होता है, तो ज़्यादा दिक्कत है नहीं। बस इसमें मेन होता है जो नॉनटेक होता है। तो आप नॉनटेक को फोकस कीजिए, और बाकी हम आपको गाइड करते रहेंगे कैसे नॉनटेक की तैयारी करें। साथ ही साथ हम टेक्निकल के भी लेके आएंगे कैसे टेक्निकल करना है। तो सबसे पहले हमारा जो फोकस रहेगा नॉनटेक का रहेगा। तो दोस्तों ये था DRDO सेप्टेम 11 का फुल अपडेट डिटेल्स। तो टोटल 764 वैकेंसी STB और टेक्नीशियन के लिए आने वाली है। तो अगर आपको वीडियो ये इन्फॉर्मेशन और यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और इंजीनियर वाईफाई को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको DRDO और RRB से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस नहीं हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।